एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 12 सितंबर के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ओके, तो सॉरी एक दिन लेट हो गई ये वीडियो, कल मैं डाल नहीं पाई थी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ, इसकी पीडीएफ के लिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा हमारी साइट का, तो वहाँ से आप इजीली इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और बाकी जो इससे पिछले करंट अफेयर्स हैं वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है, हाल ही में किसने 5 स्टार विलेज स्कीम की शुरुआत की है? तो भारतीय डाक विभाग ने इसकी शुरुआत की है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है कि जो गांव के जो एरिया होते हैं वहाँ पर पूरा कवरेज करने के लिए, ठीक है, 5 स्टार विलेज की जो 5 स्टार विलेज स्कीम है इसकी स्टार्टिंग की है। इस योजना की जो शुरुआत की जाएगी वो महाराष्ट्र से की जाएगी, उसके बाद पूरे कंट्री में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मतलब वहाँ जो भी रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग इसको बाकी अदर स्टेट्स में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, लेकिन पहले स्टार्टिंग में इसको 50 राज्यों में ही लागू किया जाएगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान प्रत्येक जिले के कुल 50 गाँव में इसको 50 गाँव में किया जाएगा, स्टेट्स में नहीं, इस स्कीम को शामिल किया जाएगा। ठीक है, ये तो इस स्कीम के बारे में हो गया, लेकिन इसका मतलब क्या है? 5 स्टार रेटिंग स्कीम है क्या? इसके अंदर क्या होगा? ऐसा होगा, इसके अंदर काफ़ी सारी स्कीम्स होंगी। फॉर एग्जांपल मैं एक दो नाम बोल देती हूँ आपके लिए, जैसे कि बचत बैंक खाता, आवर्ती जमा खाता, सुकन्या समृद्धि खाता, वित्त पोषित बचत खाता, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, पीएम सुरक्षा बीमा योजना एंड पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है, तो ये जो स्कीम्स हैं तो इनके अकॉर्डिंग इनको रेटिंग दी जाएगी स्टेट्स को, मतलब कि स्टेट्स को नहीं, सॉरी, गांव को। ठीक है, मतलब ऐसा होता है कि अगर कोई गांव, मतलब इनमें से कोई भी 4 स्कीम को, जो भी मैंने नाम बोले थे उनमें से किसी भी 4 स्कीम को कवर करता है तो उसको 4 स्टार रेटिंग दी जाएगी। ठीक है, अगर कोई भी गाँव 3 स्कीम को इसमें से कवर करता है, मतलब अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करता है, उसका अच्छा रिजल्ट आता है, तो उसको 3 स्टार रेटिंग दी जाएगी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसको रेटिंग्स दी जाएंगी। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में शुरू सरोद पोर्ट्स का संबंध किससे है? ठीक है, तो इसका संबंध है समुद्र विवाद से। सरोद का फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट्स फोर्स। ठीक है, इसमें क्या होगा, केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री ने नई दिल्ली में वर्चुअल समारोह के माध्यम से सरोद पोर्ट्स, या फिर अगर इसको हिंदी में बोलूँ तो मैं, विवादों के किफ़ायती समाधान के लिए एक समिति बनाई गई है, उसका शुभारंभ किया है। ठीक है, सरोद पोर्ट्स समुद्री क्षेत्र में मध्यस्थों के माध्यम से विवादों के निपटान में सलाह एवं सहायता प्रदान करेंगे, जिनमें प्रमुख सार्वजनिक बंदरगाह एवं निजी बंदरगाह, जेटी, टर्मिनल, गैर प्रमुख बंदरगाह, पोर्ट एवं शिपिंग क्षेत्र शामिल हैं। ठीक है, तो ये बनाया गया है, मतलब इन टोटल इसका उद्देश्य जो वो यही है कि जो भी समुद्री विवाद होते हैं, ठीक है, उनको न्यायपूर्ण तरीके से एक मतलब कि टाइम से उनका सॉल्यूशन निकाला जा सके। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में गठित केवी कामत समिति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है ऋण पुनर्गठन से, यानी कि केवी कामत की अध्यक्षता में बनी एक 5 सदस्यीय समिति। देखिए याद रखना, 5 सदस्यों की समिति है, किसकी अध्यक्षता में बनी है, ये याद रखना। मोस्टली क्वेश्चन यहीं से बनता है कि कितने सदस्य थे या फिर किसकी अध्यक्षता में बनी थी या फिर किससे रिलेटेड है। 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति ने कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक चुनौती का सामना कर रहे कॉरपोरेट ऋणधारकों के ऋण के एकमुश्त पुनर्गठन हेतु आवश्यक मापदंडों पर अपने सुझाव प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, तो बस यही है, इसमें आप याद रखना इसका नाम। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और जापान के मध्य किस क्षेत्र में समझौता हुआ है? तो रक्षा क्षेत्र में ये समझौता हुआ है। ठीक है, इंडिया और जापान के बीच सशस्त्र बलों तथा जापान के आत्मरक्षा बलों के मध्य आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह समझौता भारत और जापान के सशस्त्र बलों के बीच अंतः सक्रियता बढ़ाने के साथ साथ दोनों देशों के मध्य विश्व रणनीतिक और वैश्विक भागीदारी के तहत
द्विपक्षीय रक्षा गतिविधियों में वृद्धि करेगा। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किसे केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम पंजीकरण की मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, तो स्वर्ण मंदिर को ये मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, इसका अभिप्राय ये होगा, यानी कि जो स्वर्ण मंदिर है विदेशी, उसमें क्या लिखा है कि विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के तहत, यानी कि अब जो भी विदेशी अंशदान होगा उसे, जो वो मंदिर है गोल्डन टेम्पल जो भी है, वो उसे हासिल कर सकता है। ठीक है, फॉरेन कंट्रीज से भी। पंजाब के अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर को सिखों के चौथे गुरु, जिनका नाम था गुरु रामदास साहिब ने 15वीं सदी में बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस स्थान पर पहले 5 राफेल एयरक्राफ्ट को औपचारिक रूप से वायुसेना में शामिल किया है। मैंने राफेल के बारे में पूरा डिटेल में बताया था जब ये आया था, उसी दौरान मैंने ये सब कुछ समझाया था, और ये भी बताया था कि कहाँ पर इसको स्टार्टिंग से मतलब इसकी स्टार्टिंग की जाएगी। ठीक है, तो जो ओल्ड स्टूडेंट है उनको पता होगा। अंबाला में इसको वो किया जाएगा, औपचारिक रूप से शामिल किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना ने 10 सितंबर 2020 को अंबाला के वायुसेना स्टेशन पर फ्रांस से आए पहले 5 राफेल एयरक्राफ्ट को औपचारिक रूप से वायुसेना में शामिल कर लिया है। यह राफेल एयरक्राफ्ट अंबाला स्थित एयर फोर्स स्टेशन के 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज का हिस्सा होंगे। फ्रांस ने 27 जुलाई 2020 को 36 में से पहले 5 राफेल एयरक्राफ्ट भारत पहुंचाए थे। ठीक है, तो मतलब वो 27 जुलाई की जो वीडियो थी मैंने उसी में समझाया था, 27 या 28 जुलाई की वीडियो होगी वो। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस क्रिकेटर को ऑस्ट्रेलिया सरकार ने भारत के साथ व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त किया है? तो मैथ्यू हेडन को नियुक्त किया गया है। ठीक है, भारतीय मूल की राजनेता लीसा सिंह को व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है इन्हीं के साथ में। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी शिक्षा दर में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? देखिए, शीर्ष पर तो केरल ही है, जिसकी जो साक्षरता दर है वो 96% मैंने आपको बताई थी। ठीक है, 96 पॉइंट कुछ है, तो 0.2 है। ठीक है, 0.2% है वहाँ की लिटरेसी रेट जो है। लेकिन जो सबसे कम है 2011 की जनगणना के अनुसार मैंने आपको बताया था कि बिहार है। ठीक है, बिहार में सबसे कम लिटरेसी है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग ये जो है NSO यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, इसके अकॉर्डिंग जो आंकड़े आए हैं उसमें आंध्र प्रदेश जो है वहाँ पर सबसे कम साक्षरता है 66.4%। ठीक है, देखिए केरल जो है वो फर्स्ट नंबर पर है। लेकिन अगर बात करें हम दूसरे राज्यों की, केरल के बाद जो है सेकंड पोजीशन पर आपका दिल्ली है जिसमें 88.7% है। दूसरा और तीसरे स्थान पर जो है वो उत्तराखंड है, 87.6% है। ठीक है, राजस्थान में 69.7% साक्षरता है के साथ, मतलब पिछड़े राज्यों में ये दूसरे स्थान पर है। अगर बात करते हैं यूपी की, तो NSO के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाता है तो उसमें 73% है जो लिटरेसी रेट है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। हाँ, अगर NSO के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ, तो ये जो है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कहूँ या फिर ऑर्गेनाइजेशन कहिए आप इसको। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2006 में हुई थी। किस कमेटी के उस पर हुई थी, रिकमेंडेशंस पर? तो श्री रंगराजन के अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, उसकी जो सिफारिश थी उस पर इसको बनाया गया था। ठीक है, इस कार्यालय को। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और PDF के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है साइट का, वहाँ से आप लोग अपनी PDF डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।